स्त्री प्रेगनेंसी के समय में रहती है तो वो क्या होता है कि पेट उसका बाहर निकलने के कारण वो क्या होता है कि ये डायफ्राम कार्य करना छोड़ देता है। डायफ्राम कार्य करना क्या होता है कि छोड़ देता है। तो उसके वजह से ये क्या होता है कि जब इसका ये मतलब डायफ्राम कार्य करना छोड़ देता है तो उसके कार्य करता कौन है, उसका पसलियां कार्य करता है। इधर पसलियां लगा रहता है और इधर भी पसलियां लगा रहता है, तो ये पसलियां उसका कार्य करता है। ठीक, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास बायोलॉजी अध्याय 2। क्या है? शोषण तंत्र मतलब रिप्रोडक्टरी सिस्टम। क्या है? रिप्रोडक्टरी सिस्टम। देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर में मिलकर करके कार्य करता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कि इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा क्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन से हमको क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है हमको? ऊर्जा मिलता है, और इसीलिए इसमें ऊर्जा भी मिलता है हमको। और ऊर्जा के साथ साथ हमारा शरीर क्या होता है कि गर्म रहता है। क्या रहता है? गर्म रहता है। कभी देखे होंगे कि जो मर जाता है, मृत व्यक्ति जो होता है, उसका शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर में शोषण की क्रिया नहीं होती है। जब शोषण की क्रिया होना बंद हो जाती है उसका शरीर क्या होती है? ठंडा पड़ जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उष्मा, हमारा जो शरीर में उष्मा बनता है, पहला हम लोग को श्वसन से बनता है। दूसरा एक और तरीका है उष्मा बनने का, हमारा शरीर गर्म रहने का। दूसरा तरीका यह है कि जब हमारे शरीर का खून का परिसंचरण होता है ना, उसमें भी हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है। तो दो विधि हम लोग को समझ में आ गया कि मतलब हमारे शरीर को गर्म मतलब होने का कारण कितना है? दो। क्या क्या सब? पहला श्वसन तंत्र, दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में खून का परिसंचलन। अब हम लोग जब कोई मर जाता है तो उसका शरीर में दोनों क्रिया होना बंद हो जाता है, मतलब श्वसन की क्रिया भी बंद हो जाती है। और दूसरा हम लोग का क्या होता है? दूसरा ये हो जाता है कि मतलब हमारे शरीर के खून के परिसंचलन क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया होती है, जिसमें जब क्रिया होती है उपापचयी मतलब कैटाबोलिक होती है। क्या होती है? कैटाबोलिक। देखो क्रिया दो होता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को दो समूहों में तोड़ देना, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक। और कोई भी चीज दो चीज को समूहों में जोड़ देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। क्या बोलते हैं? एनाबोलिक। तो ये कैटाबोलिक क्रिया इसके अंतर्गत जो होता है, क्योंकि हम लोग जब शोषण करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे भोजन को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। उसके अंतर्गत हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से हमारे शरीर क्या होती है? गर्म होता है, मतलब उष्मा उत्पन्न होता है तो गर्म होता है। तो ये कैटाबोलिक समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ श्वसन अंग के बारे में। किसके बारे में? श्वसन अंग के बारे में। तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं जीव के अंतर्गत अलग अलग जीव, अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं, इसीलिए वो उसका श्वसन अंग जो होता है अलग होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं स्तनधारी। क्या? स्तनधारी। स्तनधारी पहली बात हम ये जानते हैं स्तनधारी कहते किसे, है ना। तो स्तनधारी वैसे जीव को कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या करे? दूध पिलाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं। तो स्तनधारी जीव जो होता है अपना जो मतलब सांस की प्रक्रिया जो होती है वो ना नाक से लेता है और ना ही मुंह से लेता है, बल्कि वो श्वसन जो करता है कौन चीज से करता है? फेफड़े से करता है, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। मतलब स्तनधारी जीव जो होता है इसके अंतर्गत सिर्फ मानव ही नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे जीव ऐसा है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए वो सब भी क्या आ जाएगा? स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा। और वो भी उसका भी श्वसन की क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है? फेफड़ा के द्वारा या फिर लंग्स के द्वारा होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है कीट। कीट मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी जीव। क्या होता है? छोटी छोटी जीव, जो छोटी छोटी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको श्वसन की क्रिया क्या कैसे होती है? तो वो श्वास नली के द्वारा होता है। श्वास नली जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेकिया। लेकिन ट्रेकिया क्या होता है? उसका डायरेक्टली हम लोग को भी ट्रेकिया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को ट्रेकिया में उतना शक्ति नहीं है कि डायरेक्टली वायुमंडल से क्या करे? सांस ले सके। लेकिन वो लोग जो होता है ना छोटी छोटी जीव, इसके लिए इसको कोई ये नाक, कान, मुंह, दांत इस तरह का कोई नली नहीं होता जिसके अंतर्गत वो सांस ले सके। वो डायरेक्टली कहां से लेता है? ट्रेकिया से ही वायुमंडल से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ट्रेकिया हम लोग को भी यहाँ लगा रहता है, उसी तरह उसको भी ट्रेकिया रहता है, वो डायरेक्टली ट्रेकिया से क्या करते हैं? सांस ले लेते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं जलीय जीव। कौन? जलीय जीव। जलीय जीव जो होता है अपना जो श्वसन की गति करते हैं वो गल्फर के द्वारा करते हैं। गल्फर को हम लोग क्या करते हैं? क्लोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। गिल्स के अंतर्गत जो वो होता है ना कि पानी के कण में जो ऑक्सीजन छुपे रहते हैं वो गिल्स के द्वारा क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आ गया जलीय जीव में। दूसरा हम लोग देखते हैं मेढक। किसमें? मेढक। देखिए मेढक में श्वसन की जो क्रिया होती है वो 3 तरह से होता है। मेढक में श्वसन की क्रिया जो होती है कितने तरह से होता है? 3 तरह से होते हैं। बच्चे में कुछ और प्रक्रिया है उसको, और बड़े में वयस्क होने में कुछ और होता है, और बुढ़ापे में कुछ और होता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं मेढक का जो श्वसन की गति होती है, क्रिया जो होती है वो अलग अलग खंड में होती है। तो पहला देखते हैं भूमि पर। भूमि पर मतलब अपना स्थल में
भूमि पर होती है, तो भूमि पर जब वो श्वसन रहते हैं और श्वसन की क्रिया जो होती है उसको फेफड़ा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। उसके बाद भूमिगत, किसके अंतर्गत? भूमिगत। भूमिगत मतलब भूमि के निचले सतह पे, मतलब मिट्टी के अंदर, जब वो मिट्टी के अंदर रहते हैं तो वो श्वसन पिंजी से करते हैं, त्वचा से करते हैं। कौन चीज करते हैं? त्वचा। इंग्लिश में इसको स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन। आगे इसी को हम जब छोटा रहता है, जब हम लोग छोटे बच्चे जब रहते थे ना, उस समय हम लोग बहुत ऐसा किए होंगे कि जब वो छोटा छोटा जो मेढक का बच्चा होता है उसको मछली समझ करके पकड़ पकड़ के लाते थे, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेटपोल। क्या बोलते हैं? टेटपोल। बहुत छोटा होता है ना, वो मछली की तरह ही रहता है। जब छोटा रहता है तो बिल्कुल मछली की तरह दिखने में रखता है, तो उसको हम लोग टेटपोल बोलते हैं। जब उस अवस्था में मेढक रहता है तो उस अवस्था में मेढक जो है ना अपना श्वसन की क्रिया जो करती है, किसके द्वारा करती है? गिल्स के द्वारा करती है। इस तरह हम लोग देखें मेढक में श्वसन कितने तरह से? 3 तरह से होती है ना, अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग श्वसन की क्रिया उसको होती है। अगला हम लोग देखते हैं श्वासोश्वास। हम लोग का टॉपिक अगला क्या है? श्वासोश्वास। श्वासोश्वास किसे कहते हैं? श्वासोश्वास जो है ना, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोश्वास कहते हैं। श्वासोश्वास जो है ना 2 तरह का होता है। श्वासोश्वास कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये दोनों मिलकर करके हम लोग को क्या बनता है? श्वासोश्वास बनता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं अंदर लेना इसको क्या बोलते हैं? अंदर लेना को हम लोग निःश्वासन बोलते हैं और बाहर छोड़ना को निःश्वासन बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में कोई तरह का टेंशन मतलब अलग नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या ये बिंदा का? किसका? ये बिंदा का अंतर है। बाकी हिंदी नाम करीब करीब सेम है। क्या? निःश्वासन, उसमें थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे निःश्वासन। ठीक है, निःश्वासन और निःश्वासन। लेकिन इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे इनस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इनस्पिरेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन मतलब बाहर छोड़ना। एक्सपिरेशन मतलब बाहर छोड़ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग सांस जो लेते हैं केवल ऑक्सीजन ही लेते हैं या फिर और सब भी कुछ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग जो सांस लेते हैं ना, हमको हर चीज हमारे शरीर के अंतर्गत जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में हर चीज है, तो जो भी चीज हमारे वायुमंडल में हर एक चीज हमारे शरीर के अंदर जाता है श्वसन की क्रिया के दौरान। तो हमारे वायुमंडल में जो जो चीज उपस्थित है वो हर एक चीज श्वसन के दरमियान हम लोग को क्या जाता है? कि अंदर जाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग वायुमंडल में क्या सब है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन 78% है, मतलब 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ऑक्सीजन हम लोग को 21% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कितना परसेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। तो जितना भी चीज हमारे वायुमंडल में है हर एक चीज हम श्वसन के दरमियान क्या करते हैं? कि ग्रहण करते हैं या फिर श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। ये पूरा का पूरा जाता है अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बाहर छोड़ते क्या सब है? तो बाहर हम लोग नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना बाहर छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन की कोई क्रिया वहां नहीं होती है, वो जितना जाता है अंदर उतना ही बाहर निकल जाता है। 78% अंदर जाता है और 78% बाहर निकल जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन में 4% की हेरफेर हो जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में 4% की क्या हो जाती है? हेरफेर हो जाती है। तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%, बाहर छोड़ते हैं 17%, मतलब 4% की हेरफेर। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और बाहर छोड़ देते हैं 4%। होता एक्चुअली है 4.6%, लेकिन अधिकतर चलता है 4%। तो दोनों याद रखना, क्यों कोई टेंशन नहीं है कि 4% या फिर 4.6%, जो भी ऑप्शन मिले हम लोग को देख लेना, है ना। तो ये हम लोग का हो गया क्या? श्वसन के अंतर्गत, मतलब श्वासोश्वास के अंतर्गत जो भी चीज क्रिया होती थी हमको ये था। अब हम लोग ये देखते हैं कि श्वसन जो होता है तो वो किस किस माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये श्वसन मार्ग को देख लेते हैं। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? किसको? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब वायु जिस जिस मार्ग से होकर करके गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। अगला देखते हैं कि श्वसन मार्ग कहां कहां से होकर के गुजरता है। तो पहला इसका जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप इसका होता है नासा छिद्र। क्या होते हैं? नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब ये जो हमारे नाक में 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, इसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। और ये नासा छिद्र के अंतर्गत हम लोग को क्या होता है कि नाक में बाल रहते हैं। क्या रहते हैं? नाक में बाल रहते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन या जो ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारे छोटी छोटी मतलब धुलकन जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटी छोटी धुलकन जाते हैं, इसीलिए हमारे नाक में बाल दिया जाता है। वो बाल से क्या करे? धुलकन को रोक दे, मतलब छांकने का कार्य कर देता है ना। अब कुछ कुछ धुलकन ऐसा भी होता है जो कि बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और ये धुलकन क्या करता है कि बाल के अंतर्गत वो अंदर चला जाता है, बाल के अंतर्गत अंदर चला जाता है। तो उसके जस्ट ऊपर में हम लोग का होता है क्या? नासा का पार्ट। क्या होता है? नासा का पार्ट। और ये नासा का पार्ट कहां होता है? तो जस्ट यहाँ पे होता है। ये मतलब नाक के ऊपर में जो हड्डी होता है बहुत मतलब मजबूत होता है, लेकिन इसमें चोट लगने पर हम लोग को बहुत ज्यादा दर्द करता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नासा का पार्ट। तो ये नासा का पार्ट जो हड्डी है ना, इसके जस्ट अंदर में क्या होता है? एक चिपचिपा द्रव होता है हमारे, मतलब यहाँ नासा का पार्ट के अंदर नीचे हम लोग को अंदर में क्या होता है? एक चिपचिपा द्रव रहते हैं। उस द्रव को हम लोग बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस।
म्यूकस होते हैं। और ये म्यूकस जो होता है ना, ये चिपचिपा द्रव होता है जो कि हमारे नासा कपाट के अंदर उपस्थित रहते हैं, म्यूकस। और ये म्यूकस में जाने के बाद जो छोटी छोटी मतलब कण अंदर गया नासा छिद्र के द्वारा, तो वो म्यूकस में जाकर के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और मतलब नासा कपाट के अंदर म्यूकस में जाकर चिपक जाते हैं, तो वो जाकर के बैठ जाते हैं। 6 दिन 7 दिन के अंतर्गत हम लोग उसको क्या करते हैं, खोल करके नकटी के रूप में बाहर निकालते हैं ना। तो वही हम लोग का हो गया क्या, नासा कपाट। अगला देखते हैं हम लोग फायरिंग्स। क्या फायरिंग्स मतलब ग्रसनी। ग्रसनी हम लोग का क्या होता है, तो ये होता है जैसे कि हम लोग को मम्मी पापा या दादी दादा बताया होगा, हल्लक के बारे में सुना होगा ना। वो हल्लक जिसको हम लोग बोलते हैं, अंदर में हम लोग का होता है, दिखता है। किसी का मुंह खोल करके देखोगे ना तो वो दिखेगा हम लोग का क्या, हल्लक, है ना। तो ये हल्लक को हम लोग देखते हैं क्या, ग्रसनी उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। या फिर इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। तो सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, उसके बाद हल्लक मतलब फायरिंग्स, है ना। ग्रसनी, ग्रास नली अलग होता है ना, ये है ग्रसनी मतलब जो हल्लक होता है हम लोग का। उसके जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स। फायरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है हम लोग का गले में होता है, जिसको हम लोग स्वर्ण तंत्र बोलते हैं। मतलब आवाज हम लोग का वहीं से बनता है, कहां से, स्वर्ण तंत्र से। आवाज जो हम लोग का बनता है स्वर्ण तंत्र मतलब लैरिंग से बनता है। और लैरिंग में जाता है, लैरिंग के बाद जस्ट हम लोग का कहां चला जाता है, ट्रेकिया में। अब यहां से आगे हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग समझ गए नासा छिद्र, नासा कपाट, इसके अंदर म्यूकस, म्यूकस के बाद जस्ट नीचे यहाँ पे क्या, लैरिंग्स, फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद हम लोग ट्रेकिया देखते हैं। इस फिगर से समझते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से आगे प्रक्रिया हम लोग को यहाँ से होता है ना। तो आगे क्या सब होता है ये देखते हैं। तो जस्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रेकिया मतलब श्वास नली। ट्रेकिया जो होती है ये वाला भाग है हम लोग का ट्रेकिया, जो कि लंबी नली होती है। ये ट्रेकिया हम लोग का। ये ट्रेकिया में क्या होते हैं कि एक छोटी छोटी सी आकार का काटेक लगा होता है। ये ट्रेकिया में हम लोग का क्या होता है कि सी आकार का एक छोटी छोटी काटेक लगा होता है। ये मतलब बोन के ही एक पार्ट है, मतलब हड्डी का एक पार्ट है जो कि बहुत कमजोर होता है। अब कभी कभी देखे होंगे कुछ कुछ इंसान जो होता है कहीं ज्यादा ऊंचाई से जब गिर जाता है या फिर कहीं एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसका कारण देखे होंगे कि मतलब उसका शरीर में कहीं चोट उठ नहीं लगता है, लेकिन वो मर जाता है। उसका मरने का कारण यही होता है, ये जो सी आकार का काटेक्स है ना, ये काटेक्स क्या होता है, उसका टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। ये हड्डी उतना मजबूत नहीं होता, बहुत कमजोर होता है। और ये हड्डी करता क्या है, ये हड्डी का ये काटेक्स का काम है। ये काटेक्स का काम इतना ही है कि जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े जो मतलब ट्रेकिया जो है ना, ये क्या होता है, चिपकने लगता है। क्या होता है, चिपकने लगता है। और ये काटेक्स अगर ना हो तो ये त्वचा हम लोग का क्या हो जाएगा, ये मतलब ट्रेकिया चिपक जाएगा। और ट्रेकिया अगर चिपक गया तो हम लोग का अंदर सांस और नहीं जाएगा, तो इस स्थिति में इंसान मर सकता है। यही काटेक्स जब किसी का टूट जाता है तो इंसान उस स्थिति में क्या होते हैं, मर जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उसका शरीर में कहीं चोट उठ कहीं नहीं लगा, फिर भी मर गया, है ना। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है। तो ये काटेक्स लगा रहता है। इसके बारे में समझ में आ गया, ट्रेकिया क्या था वो भी समझ में आ गया कि ट्रेकिया एक लंबी नली है। अब देखिए ये ट्रेकिया जब आगे की ओर जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। हम लोग को फेफड़ा दोनों ओर से है, दायां और बायां के साइड में, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो पहला लंबी एक अकेला नली थी सिंगल, तो उसका नाम था ट्रेकिया। जब ये दो भागों में बढ़ गया तो इसका नाम हम लोग का क्या है, ये ब्रोनकाई। क्या नाम है, ब्रोनकाई। जब ये दो भागों में बढ़ गया तो इसका नाम क्या हो गया है, ब्रोनकाई। मतलब श्वास नली पहले कहां गया, ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद दो भागों में बटा, दो भागों को मतलब उसका नाम क्या है, ब्रोनकाई। अब जब ये दो भागों में बटा तो फिर ये कई भागों में बढ़ जाता है। पहली एक भाग ट्रेकिया, दो भाग ब्रोनकाई। जब कई भागों में बढ़ गया अंदर जाकर के ढेर सारा भाग में, ये सब भाग देख रहे हैं। तो जब ये ढेर सारा भाग में बढ़ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोनकेलस। क्या बोलते हैं, ब्रोनकेलस। उसके बाद इसके बाद भी फिर क्या होता है कि ये वायु जो हम लोग का जाता है, ये गुच्छा जो जिसके जो कि गुच्छा गुच्छा में दिखाई देता है, ये गुच्छा गुच्छा भाग में जाकर के बढ़ जाता है। उस भाग को हम लोग बोलते हैं अलवेली। क्या बोलते हैं, अलवेली। पहला ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोनकाई, उसके बाद ब्रोनकेलस, उसके बाद अलवेली। क्या, अलवेली। अब देखिए यहाँ से ये हम लोग का जो शरीर का जो पार्ट होता है, ये श्वसन की जो नली होती है, इसका कार्य यहाँ से संपन्न होती है। इसके बाद कार्य स्टार्ट होती है हम लोग का, यही अलवेली को वायु कोष्ठ बोलते हैं। याद रखिएगा, ये ब्लड का काम होता है। किसका काम होता है, ब्लड का। और हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि ब्लड के अंतर्गत हम लोग का क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो है ना, छोटा कहीं का थोड़ा सा ये होता है ना, क्या होता है कि मतलब फेक दिमाग का होता है। ये होता है कि ये ब्लड जो है ना यहाँ पे आकर के रहता है, ये ब्लड यहाँ पे आकर के रहता है धड़कन से। यहाँ पे आकर के कहां से रहता है, धड़कन से। जब यहाँ पे ब्लड आकर रहता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है तो जैसे इधर से मतलब उसको ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है यहाँ पे। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ये होते हैं कि कभी धुआं के
पास जाते हैं, या फिर कोई सिगरेट पीता है, या फिर इस तरह का धूम्रपान करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि देखिए कोई भी धुआं वाला जो पदार्थ होता है उसमें निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO, शायद है ना, CaO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये जो धुआं जो भी पदार्थ निकलता है ना, धुआं वाला पदार्थ, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये होता है CaO, शायद ऐसे कुछ सूत्र होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन ज्यादा पसंद करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन क्या करता है? ज्यादा पसंद करता है। एक कहावत सुने होंगे क्या कि मेरी प्रेम की नैया में उसी दिन छिद्र हो जाता है जिस दिन सहेली ने अपने से ज्यादा खूबसूरत क्या बोलते हैं फ्रेंड से मिलवा देती है। वही बात को यहाँ पे हो जाता है ना। क्या हो जाता है यहाँ पे ये हो जाता है कि जब हीमोग्लोबिन रहते हैं यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि धुआं के पास चले जाते हैं, तो सांस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को ग्रहण कर लेते हैं। जब हर चीज को ग्रहण करेंगे ना, ये मतलब हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को छोड़ कर करके वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर ले जाकर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। और जब हम लोग को विभिन्न कोशिका तक कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो हमारी कोशिका क्या हो जाएगा, झूम उठेगा और हम लोग को चक्कर आएगा, हम लोग क्या करेंगे, बेहोश होकर के गिर जाएंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन को तो समझ में आता कुछ नहीं है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते जाएगा और हम लोग के शरीर के विभिन्न कोशिका तक ले जाकर पहुंचा देगा। इसीलिए हम लोग को कभी भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के पास नहीं रहना चाहिए, धुआं के पास नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ होता क्या है, सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया कि ब्लड यहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन को लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर करके वो क्या कर, कौन लिया ऑक्सीजन को, ब्लड। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, इसके वजह से ब्लड में गया ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन ले जाकर के ब्लड के द्वारा कहां ले जाकर छोड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन को सेल मतलब कोशिका में, कहां पे छोड़ेगा, कोशिका में। अब ये कोशिका में जब जाता है मतलब ऑक्सीजन, तो ये लेके दे देता है किसको, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। किसको दे देता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अब ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि यहाँ से मतलब ऑक्सीजन का मतलब ह्रास होता है और वहां पे टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर करके फिर ला करके यहीं पे छोड़ता है। तो ये क्रिया हमेशा क्या होता है कि चलते रहता है। ये क्रिया क्या होती है, चलते रहती है। ये क्रिया के दरमियान ये तो होते रहता है। अब ये इसमें हम लोग ये समझते हैं कि ये डायफ्राम का आखिर कार्य क्या है ना, ये डायफ्राम क्या है। जब इतना बात हम लोग देखे तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये डायफ्राम क्या है। तो होता क्या है कि हमारे फेफड़ा के जस्ट नीचे एक डायफ्राम लगे रहते हैं। क्या रहते हैं, डायफ्राम। ये भी कोई खास मजबूत हड्डी का नहीं होता, बल्कि नॉर्मल एक हड्डी का बना होता है क्या, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़ा में उतना ताकत नहीं है, या फिर उतना मतलब ये नहीं है कि मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़ा में उतना ताकत नहीं है कि फिर से वो ऑक्सीजन को क्या करे, बाहर छोड़ सके। तो ये डायफ्राम क्या करता है, उसको धक्का देता है, मतलब पंप करता है। ये डायफ्राम को क्या करता है, पंप करता है, और हमारे फेफड़ा क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को बाहर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। अगर डायफ्राम ना रहे हम लोग के पास तो हम लोग सांस को तो खींचेंगे लेकिन बाहर नहीं फेंक सकते हैं। तो इस स्थिति में भी हम लोग को मौत होती है। ऐसे अभी हम जो बताए कार्टेक्स के बारे में, उसी तरह से कभी कभी हम लोग का डायफ्राम भी टूटता है। अगर एक्सीडेंट के दरमियान या फिर कभी ऊंचाई से हम लोग को गिरने के बाद क्या होता है कि डायफ्राम भी टूटता है। ये डायफ्राम जब टूट जाता है तो उस स्थिति में भी इंसान मर जाता है, क्योंकि हम लोग जब ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ने की हमारे पास क्षमता जब नहीं रहती है, जब बाहर हम छोड़ नहीं पाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन अंदर रुक जाएगा। जब ऑक्सीजन रुक जाएगा तो हम लोग का उस समय भी क्या हो जाता है कि मौत हो जाता है ना, मौत हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्या डायफ्राम के बारे में समझ में आ गया कि ये डायफ्राम देखिए ये कभी कभी कार्य करना छोड़ देता है किसी किसी का। जैसे कि मान के चलिए पुरुष में तो हमेशा कार्य करते रहता, लेकिन लेडीज में कभी कभी ये डायफ्राम कार्य करना क्या करता, छोड़ देता। कब कार्य करना छोड़ देता है, जब कोई तो डायफ्राम कार्य नहीं करता, कौन करता है, पसलियां कार्य करता है। याद रखना है क्या, पसलियां कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये तो समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी किसी इंसान को हिचकी क्यों आता है, किसको, किसी किसी इंसान को हिचकी क्यों आता है। तो ये हिचकी का कारण हम लोग समझते हैं कि हिचकी इंसान को क्यों आता है। अभी हम लोग देखें कि हम लोग को जो अंदर जाने की नली है केवल एक ही है, अंदर जाने की नली जो है ना केवल एक ही है। यहाँ हम लोग को अलग अलग मुंह में भाग में बांट दिया नाक और मुंह, लेकिन अंदर जो नली है ना एक ही नली है हम लोग के पास। तो वो नली के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये नली हम लोग को क्या कहलाता है। अभी तो हम लोग नाम पढ़े क्या, ट्रेकिया, है ना, क्या नाम पड़े, ट्रेकिया। देखिए इसमें एक बात जो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जो फेफड़ा है इसमें एक दोहरी झिल्ली लगा रहता है। उस झिल्ली का नाम क्या है ना, फेफड़ा में जो हमारे दोहरी झिल्ली लगा रहता है उस झिल्ली का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्या, प्लोरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है, प्लोरा मेम्ब्रेन, है ना। तो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं हिचकी क्यों आती है। तो ये ट्रेकिया है, ये नली कौन सा है,
ट्रेकिया, इस नली से जब भोजन और पानी और ऑक्सीजन तीनों इसी नली से जाता है हम लोग का, अलग से कोई दूसरा नली हमारे पास नहीं है। तो यहाँ के जाने के बाद दो रास्ते में बढ़ जाता है, ऑक्सीजन इधर जाता है, पानी और खाना इधर चला जाता है ना। ऑक्सीजन इधर जाता है, या ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हम लोग का जो श्वसन की क्रिया के दरमियान जो भी चीज लेते हैं वो इधर जाता है, और इधर क्या जाता है, सिर्फ भोजन या पानी। जब हम कभी भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं, या फिर हम कभी भोजन करने के लिए बैठे हैं, भोजन करने का समय करते समय हम लोग किसी और को याद करने के प्रयास कर लेते हैं ना, होता है ना, कोई मेरी वाली तेरी वाली करते रहता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये देखिए, पहली बात तो यह समझना है कि ये दरवाजा का नाम एपिग्लोटिक्स है। क्या है? एपिग्लोटिक्स। ये एपिग्लोटिक्स का सबसे अहम भूमिका इस समय यहाँ पे होता है। ये अकेला एक ही दरवाजा है एपिग्लोटिक्स, जिन्होंने कि ये दोनों पार्ट में मतलब दोनों भाग में कार्य करते हैं। पहली बात में जब हम लोग ऑक्सीजन मतलब शोषण करते हैं तो ये क्या करता है, उस रास्ते को बंद कर देता है, उधर मुड़ जाता है, और इस रास्ते को खोल देता है, एयर वाला मतलब हम लोग का फेफड़ा वाला जो भाग को खोल देता है, ऑक्सीजन मतलब हम लोग का वायु जो है ना इधर आ जाता है। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं इसको बंद कर देता है, उधर वाले भाग को खोल देता है। तो ये अपने आप नहीं होता है, ये क्रिया अपने आप नहीं होता है, ये क्रिया हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो अब ये मस्तिष्क जब तक इसको नहीं बताएगा कि इसको मुड़ना किधर है, अभी इधर से जा क्या रहा है, भोजन जा रहा है कि एयर जा रहा है, ये चीज को जब तक मस्तिष्क नहीं बताएगा तब तक ये इधर उधर मुड़ नहीं सकता। तो उसी मतलब इसी कारण है क्या कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के समय हम किसी और को याद कर लेते हैं, किसी और को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि इस एपिग्लोटिक्स हमेशा इंतजार रहता है इसको कि हमको मस्तिष्क बोलेगा कि हमको मुड़ना किधर है, आ क्या रहा है, खाना आ रहा है तो एयर वाले को बंद करेंगे, एयर आ रहा है तो खाना वाले को बंद करेंगे। जब तक मस्तिष्क उसको बोलेगा नहीं एपिग्लोटिक्स ये मुड़ेगा किधरों नहीं। तो अब हम जब कभी खाना खाते समय किसी और को याद कर लेते हैं, जब याद करते हैं तो यहाँ मस्तिष्क कहीं और बिजी हो जाता है, मस्तिष्क कहीं और दूसरा कार्य में बिजी हो गया वो किसी और को याद करने के लिए। तो अब ये एपिग्लोटिक्स उसको याद इंतजार करता है कि हमको बोलेगा तभी ना हम किधर मुड़ेंगे। अब आ रहा था खाना, उसको मुड़ना था उधर, लेकिन वो मुड़ गया नहीं। आ रहा था मान चलो कि हाँ खाना, उसको मुड़ना था इधर, वो मुड़ गया मान चलो उधर, है ना। हम मान लिए आ रहा है खाना, उसको मुड़ना था इधर लेकिन वो मुड़ गया उधर, उसको पता ही नहीं चलेगा हमको मुड़ना किधर है, जब तक बताएगा नहीं एपिग्लोटिक्स को ये मुड़ेगा इधर उधर नहीं। लेकिन अब जब नहीं बताया तो इन्होंने क्या किया, अपना इधर या उधर मुड़ जाता। तो जब मान के चलो कि खाना आया वो मुड़ गया उधर, नली में किधर चला गया, एयर का। आ रहा था खाना, जाना था फूड में, गया कहा, एयर में। तो ये क्या करता है, हमारे फेफड़ा में उतना क्षमता नहीं है कि खाना को वो रोक सके या फिर खाना को वहां जाने दे। वहां पे बहुत सारा ऐसा मतलब ग्रंथि होते हैं जो कि खाना को फेफड़े में जाने से रोकता है, खाना को फेफड़े में जाने से क्या करता है, रोकता है। जब हम लोग जब यहाँ पे अंदर जाए, मतलब जैसे ये उधर दरवाजा बंद करा तो खाना इधर जाएगा, खाना जब इधर जाता है तो उधर से क्या करता है, उधर से वो मतलब प्रतिकर्षित कर देता है। क्या कर देता है, प्रतिकर्षित मतलब उसको क्या करता है, धक्का देता है। क्या करता है, खाना को धक्का देता है। वो खाना जब धक्का दिया जाता है उधर से एयर वाली नली से, फेफड़ा से, तो वो खाना क्या होता है, हम लोग के नाक या मुख के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिचकी, है ना। तो ये हर एक 2 मिनट में क्या करता है, धक्का देते रहता है, तब तक धक्का देते रहता है जब तक कि यहाँ खाना का हर एक छोटी छोटी मतलब कण बाहर ना निकल जाए, है ना। तो एक बार में तो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, इसीलिए हम लोग को जब हिचकी आती है तो कई बार होती है, 1-2 बार में खत्म नहीं होती है, मतलब होते रहता है, हर 1 मिनट 2 मिनट में क्या होता है, हिचकी आते रहता है। तो ये नली वही कारण से, ये एपिग्लोटिक्स का यही कार्य है। ये बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक पार्ट यहाँ पे ये देखते हैं कि इसी का यही चैप्टर का एक पार्ट ये है हम लोग का, ये चैप्टर ये क्या है, डेंटल वॉल्यूम। क्या, डेंटल वॉल्यूम। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग सिंपल नॉर्मल इंसान एक बार में सांस कितना लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेंटल वैल्यू। क्या बोलते हैं, डेंटल वैल्यू। तो याद रखना है कि हम लोग जो है ना, कोई भी एक सिंपल इंसान जो नॉर्मली हम लोग एक बार जो सांस लेते हैं ना, एक बार में कितना सांस लेते हैं, तो 500 ml, मतलब हाफ लीटर। कितना, हाफ लीटर 500 ml एक बार में हम नॉर्मली सांस लेते हैं। बस सिंपल कोई भी मतलब सिंपल इंसान जो होता है ना, 500 ml ही सांस लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे लंग्स में कितना क्षमता है कुंज करने का, सांस को एब्जॉर्ब करने का, मतलब ये वायु को एब्जॉर्ब करने का। तो अधिक से अधिक हम लोग अपना जो कस करके मुंडी फुला करके अगर ज्यादा सांस लेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा फेफड़ा में कितना जा सकता है, तो हम लोग का फेफड़ा में ज्यादा से ज्यादा 6000 ml जा सकता है। कितना, 6000 ml सांस जा सकता है, ठीक है। तो आगे एक टॉपिक और भी है हम लोग के पास कि कभी कभी ये भी हम लोग देखते हैं कि जब पर्वतीय सैनिक जब पर्वत पे चढ़ता है या फिर ऊंचाई पे जब चढ़ता है तो उसके पास सिलेंडर रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन की सिलेंडर रहता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा क्या
कि हमारे फेफड़ा में उतना क्षमता नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। अगर डायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे ना तो हम लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे मतलब फेफड़ा को उतना क्षमता नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्षमता से उसको हम अंदर ये ले सकते हैं, लेकिन उतना हमारे फेफड़ों में क्षमता नहीं है। इसीलिए हम जब वायुमंडल से लेते हैं कोई भी गैस को, क्या लगता है कि सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे ना कितना चीज मिला होता है उसमें, क्योंकि हमको हैबिट कभी नहीं है ऑक्सीजन लेने की। हम जब भी लेते हैं सांस तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या सब लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग नाइट्रोजन लेते हैं। तो इसीलिए हमारे फेफड़े को आदत सी पड़ गई है कि ऑक्सीजन वो खाली कभी ले नहीं सकता। इसीलिए हम लोग जब कभी भी ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर समुद्र की गहराई पे जाते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं भरते हैं, उसके साथ और भी कुछ भरा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि किस जगह पे हम लोग कुंची लेके जाते हैं, है ना। मतलब ज्यादा ऊंचाई पे अगर चढ़ते हैं तो उसके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिलाते हैं, या फिर ज्यादा गहराई तक जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर में हम लोग क्या मिलाते हैं। तो याद रखिएगा पर्वत पे, जब पर्वत पे हम लोग ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में सिलेंडर में हम लोग नाइट्रोजन मिलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ में सिलेंडर में हम लोग क्या मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं। उसके बाद जब सिंपल समुद्र में जाते हैं, सिंपल समुद्र में जाते हैं तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन मिलाते हैं। मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी हम लोग को समुद्र के सबसे गहराई हिस्से में जाना पड़ता है। जब हम लोग ज्यादा गहराई में जाएंगे, कितना गहराई में, 300 फीट नीचे, 300 फीट नीचे। जब 300 फीट नीचे समुद्र की गहराई में जाएंगे तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिलाते हैं। ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलाते हैं, हीलियम गैस मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था मतलब बायोलॉजी का रिप्रोडक्टरी सिस्टम, जो कि छोटा सा पार्ट था, हम लोग का इतना खत्म हो गया। और ये भी याद रखिएगा छोटा सा ये बात कि हम लोग 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं, है ना। 1 मिनट में नॉर्मल इंसान, वयस्क मनुष्य होता है 15 से 16 बार सांस ले सकता है। हम लोग जो नॉर्मली कितना बार सांस लेते हैं, 15 से 16 बार ही 1 मिनट में सांस लेते हैं। और बच्चे लोग जो होता है ना, छोटे बच्चे जो होता है ना, वो 10 से 12 बार सांस लेता है 1 मिनट में। कितना, 10 से 12 बार। इससे ज्यादा हम लोग सांस नहीं ले सकते। धड़कन धड़कता है 1 मिनट में बात करवा, लेकिन सांस लेने की जो कैपेसिटी होता है हम लोग का, बस 1 मिनट में हम लोग कितना लेते हैं। वयस्क मनुष्य जो होता है वो 15 से 16 बार लेता है, और छोटे बच्चे जो होता है वो सांस लेने की कैपेसिटी उसके अंदर कितना होता है, 10 से 12 बार होता है। तो यही हम लोग का क्लास का 10th क्लास का जो क्या था, श्वसन तंत्र जो था, दूसरा चैप्टर, हम लोग का कुल मिला के इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। बंद करो इसको।